फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम 2018 में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में डिस्कशन करेंगे। और उन सिलेक्टेड कैंडिडेट का ये रहा फ्रेंड्स, आपके सामने स्कोर है ये, जो कि CBT 2 का स्कोर है। आपको CBT फर्स्ट का भी स्कोर बताया जाएगा और CBT 2 का भी स्कोर आप देख ही रहे हैं। CBT थर्ड का भी स्कोर आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर बताया जाएगा और ये पूरी चर्चा की जाएगी कैसे उन्होंने स्टेज वाइज स्टेज कैसे तैयारी की और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, कैसे उन्होंने जॉन की प्रेफरेंस भरी थी, वो सब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो भी आरआरबी एएलपी का इस बार एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। उन सभी को शेयर कीजिए जिससे कि उन तक भी सही एग्ज़ाम को क्रैक करने की सही रणनीति पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब 2018 में आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आई थी तो उसके साथ में आरआरबी की तरफ से और भी सारी वैकेंसी आई थी, खूब सारी वैकेंसी आई थी। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की फर्स्ट वैकेंसी, इसके बाद में ग्रुप डी की आई थी, फिर आरबीएफ एसआई और कांस्टेबल की आई थी और आरपीएफ ट्रेड्समैन की भी आई थी वैकेंसी। उस टाइम पोस्ट कम थी उसमें लेकिन वैकेंसी ज़रूर थी। और इसके अलावा आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आई थी। कुल मिलाकर 6 वैकेंसी आई थी रेलवे में। तो उस टाइम मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, एसएससी की कोर तैयारी कर रहा था, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही है। मेनली मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके का पार्ट और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो ये जो रेलवे के एग्ज़ाम आए थे इनमें सारों में लगभग आपको पता ही होता है, रेलवे में मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से मैंने इन 6 के 6 फॉर्म फिलअप किए और इनकी फाइनल तैयारी में मैं लग गया था। उसके बाद में CBT फर्स्ट हुआ था आरआरबी एएलपी का, जो कि अगस्त के महीने में हुआ था। और उस एग्ज़ाम में मैंने CBT फर्स्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है। CBT फर्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 66 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 75 में से 66 अटेंड किए थे और इसमें से मेरे 57 राइट हुए थे और 9 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो इसके बाद में 54 स्कोर बन रहा था 75 में से, और 100 में से वो मार्क्स बन रहे थे मेरे 74 पॉइंट समथिंग थे, कुछ पूरा याद नहीं है। CBT फर्स्ट का मेरे पास में रिज़ल्ट की स्क्रीनशॉट नहीं है, फ़ोन चेंज कर लिया इसलिए। तो 100 में से 74 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में मेरे मार्क्स थे लगभग 85 के आसपास, 84 पॉइंट या 85 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। और मैंने आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिल किया। तो इसका कारण क्या था आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिल करने का? क्योंकि ये मेरा होम जॉन था। पहले वैकेंसी आई थी, थोड़ी कम थी, 300 के आसपास थी, फिर भी मैंने आरआरबी अजमेर से ही फॉर्म भरने की सोची थी। क्योंकि रेलवे की जो जॉब होती है वो उसकी प्रोफाइल है, वो थोड़ी टफ होती है, वर्किंग प्रोफाइल टफ होती है और जिम्मेदारी पोस्ट होती है। तो वो अगर आपके होम जोन के आसपास हो तो आपको जॉब करने में दिक्कत कम आती है। और रेलवे में लीव का भी थोड़ा रहता है कि आपको लीव एक टाइम में कम डेज की मिलती है, कभी 5 दिन की मिलती है, कभी 10 दिन की मिलती है, ज़्यादा दिन की नहीं मिलती है। तो आप उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आप होम टाउन के आसपास हो तो इसलिए मैंने होम टाउन में ही फॉर्म भरने का सोचा था कि चाहे कट ऑफ की कुछ भी रहेगी, फॉर्म होम टाउन से लगाना है और तैयारी भी उस लेवल से करनी है कि होम टाउन में, होम जोन में हमारा नंबर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने CBT फर्स्ट में 85 का स्कोर किया था और मेरा CBT फर्स्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद में कट ऑफ आई थी, कट ऑफ स्टार्ट में थोड़ी हाई रही थी, फिर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद में कट ऑफ वापस जो मिनिमम लेवल था जनरल का 40%, OBC का 35%, वहाँ तक भी कट ऑफ नीचे चली गई और लगभग
1100 पोस्ट के लिए पहले 6-7 हज़ार कैंडिडेट 7 हज़ार के आसपास पास हुए थे, उनको बाद में लगभग 25-30 हज़ार कैंडिडेट हो गए थे। इसके बाद में दोस्तों CBT2 में, तो CBT2 में तैयारी कैसे की उसका मैं अपने स्कोर कार्ड के लिंक के साथ में ही बताऊंगा। दोस्तों देखिए स्कोर कार्ड, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा स्कोर कार्ड जो कि 26 अप्रैल 2019 को जनरेटेड हुआ है, और मेरा अप्लाइड RRB था, RRB अजमेर से मैंने फॉर्म फिल किया था, और मैंने जो क्वेश्चन अटेंड किए थे वो 82 किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन इग्नोर हो गया था, तो 81 क्वेश्चन अटेम्प्टेड माने गए, और उसमें से 81 में से 70 क्वेश्चन मेरे राइट थे और रॉन्ग क्वेश्चन मेरे थे 11। इसके बाद में जो टोटल वैलिड क्वेश्चन थे वो बने 99, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो इग्नोर कर दिया गया था गलत ऑप्शन की वजह से, कुछ भी ऑप्शन होता है तो इस वजह से इग्नोर किया था, और टोटल वैलिड क्वेश्चन थे 99, और इसमें से मेरे मार्क्स बने थे 66.33, और प्रो रेटेड मार्क्स हुए थे मेरे 100 में से 67.00 के समथिंग, और नॉर्मलाइज मार्क्स थे वो बने थे 83.18535, यानी कि 83 मार्क्स से ऊपर मार्क्स बन गए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर CBT2 में था। और CBT2 की कट ऑफ रही थी हमारे यहाँ से 58। तो दोस्तों ये 58 कट ऑफ रही थी, वो 8 गुना की कट ऑफ थी, और आप सभी को पता ही है कि जब 1 गुना में आना हो तो इस कट ऑफ से जो कट ऑफ होती है उससे कम से कम, अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो तो कम से कम 25-30 मार्क्स ऊपर होने चाहिए, और अगर आप थोड़ा SC ST से बिलोंग करते हो तो भी 20-25 मार्क्स तो आपके ज़्यादा होने ही चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स इस टाइम जो मैंने एग्ज़ाम ट्रेड जो चूज़ किया था वो इलेक्ट्रीशियन चूज़ किया था, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिकल में BTech हो रखी थी, इस वजह से मैंने इलेक्ट्रीशियन चूज़ किया था। वैसे अभी इस बार की जो वैकेंसी है उसमें अगर आप एग्ज़ाम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ले हो या फिर साइंस मैथ ले हो तो वो भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। साइंस मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो कि 10th बेस के होते हैं। वो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद में दूसरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने दिया था, उनके क्वेश्चन देखकर मैंने ये एनालिसिस किया था। और फ्रेंड्स मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रही थी, तो फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस रही थी, सबसे पहले मैंने टेक्नीशियन को पोस्ट प्रिपेयर किया NWR में, और उसके बाद में NWR में ALP की पोस्ट, क्योंकि NWR में होम टाउन पड़ता है इसलिए, और इसके बाद में मैंने WCR जो कि अजमेर से ही WCR की पोस्टें थी कुछ, तो उसमें भी SNT को पहले चुना और फिर ALP को चुना था। ये शॉर्ट लिस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये यस है। तो दोस्तों CBT2 की मैंने तैयारी कैसे की, CBT फर्स्ट और CBT2 का आपको पता है सिलेबस सेम है, मैथ्स और रीजनिंग और इंडिया GK साइंस और करंट अफेयर। तो जो मैथ्स का पार्ट आता है और रीजनिंग का पार्ट आता है वो मिला के दोनों 55 मार्क्स के आ रहे थे, 30 मार्क्स की मैथ, 30 मार्क्स की रीजनिंग और 25 मार्क्स की मैथ आ रही थी, तो 55 का स्कोर आ रहा था। और इसके बाद में जो साइंस का पार्ट था वो 25 मार्क्स का था, और GK का पार्ट था वो 20 मार्क्स का था। तो जो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था वो इन 55 मार्क्स पर था, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देकर, डेली के मॉक टेस्ट लगाकर ये कोशिश की कि ये जो 55 क्वेश्चन आते हैं इनमें से लगभग 50 प्लस का स्कोर हो जाए तो बढ़िया स्कोर बन जाएगा। और इसके बाद में मैंने साइंस में नॉर्मल जो SPD वगैरह बुक्स होती है उनसे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो देखें, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं देखें, ताकि 10-12 क्वेश्चन राइट हो सके। और करंट अफेयर और इंडिया GK था, उसको मैंने केवल करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी होती है हर महीने की आती है, उसको पढ़ा था, और इस आधार पर ही मेरे लगभग 67 मार्क्स आ गए थे। और नॉर्मलाइज शिफ्ट अप मानी गई तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर 83.18 हो गया था। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि GK GS कहाँ से करना है। ये एक इतना बड़ा पार्ट नहीं होता है कि आप इसको ज़्यादा डीपली पढ़ें, इसको केवल नॉर्मल तरीके से पढ़ना होता है जिससे कि आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो सके
और आपको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा हाई स्कोर करना होता है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप डेली का 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपकी तैयारी डे बाय डे बढ़ती रहे। और आप कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेशन में गलत कर रहे हो या फॉर्मूले बेस्ड में गलत कर रहे हो, वो आप आराम से देख सकते हो और उसका एनालिसिस करके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसकी वो गलती सुधार सकते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम CBT 3 में कैसे मैंने तैयारी की और क्या स्कोर रहा था। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेंड्स मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कार्ड। और इसमें आपको पता होगा, अगर पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है ALP का या NTPC का, स्टेशन मास्टर का, तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको में 5 टेस्ट होते हैं ALP के लिए। ALP के लिए 5 टेस्ट होते हैं और 5 टेस्ट में इनको बैटरी कहा जाता है, 5 बैटरी। तो इसमें प्रत्येक बैटरी में स्कोर होता है 80 का, और 80 में से आपको स्कोर करना होता है, ये T स्कोर होता है। यानी T स्कोर आता है जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका स्कोर 50 होता है। जो एवरेज से ऊपर रहता है उनका स्कोर 50 से ऊपर आएगा, और जो एवरेज से नीचे रहेगा, एवरेज क्वेश्चन होते हैं लगभग, मान लो कि फर्स्ट मेमोरी टेस्ट था उसमें 24 क्वेश्चन थे, तो एवरेज कितने राइट हुए थे, जैसे मान लिया हमने 22 क्वेश्चन एवरेज राइट हो रहे हैं प्रत्येक के, तो जिसके 22 क्वेश्चन राइट है उसका बैटरी स्कोर आएगा, T स्कोर आएगा 50। लेकिन किसी के 23 स्कोर है तो उसको बढ़ा के, अब वो 23 उस बच्चों के एवरेज पर बढ़ाया जाएगा, वो कैलकुलेशन होती है, तो 50 से ऊपर स्कोर बन जाता है। और अगर स्कोर 21 है तो 50 से कम होगा। और 24 में से आप ये नहीं मान सकते हो कि 80 में से 42, यानी 80 में से 42 होता है, लगभग आधा होता है। तो आप ये नहीं मान सकते हो कि 24 में से अगर आप 12 क्वेश्चन राइट करोगे तो आप पास होगे, ये कभी नहीं होता है। इसमें होता है शिफ्ट में बैठे हुए लड़कों का एवरेज क्या रहा, उसके ऊपर एवरेज रहता है, वो स्कोर होता है 50। उसके बाद में जो एवरेज से ऊपर वाले 50 से ऊपर होते हैं, एवरेज से नीचे वाले 50 से नीचे होता है। तो ये भी कोई नहीं मान सकता है कि वो जो 80 मार्क टेस्ट होता है उसमें वो 80 में से ज़्यादा स्कोर कर पाएगा, यानी 70+ को वो कोई सोच रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एवरेज पर डिपेंड करता है स्कोर। तो जो फर्स्ट टेस्ट था, मेरे मेमोरी टेस्ट था, उसमें 58.12 स्कोर था, और लगभग मैंने काफ़ी बच्चों का देखा तो 58.12 ही ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा किसी का शायद स्कोर नहीं था। क्योंकि इसमें मेमोरी टेस्ट में लगभग प्रत्येक एवरेज 22-23 के आसपास बैठता है। यानी अगर आपके 22-23 क्वेश्चन राइट है तभी आप 50 से ऊपर स्कोर कर। और फ्रेंड्स सेकंड टेस्ट था, ब्रिक्स टेस्ट था, तो उसमें मेरा स्कोर था 59.48। ये भी 80 में से स्कोर बनता है। और एक फ्रेंड्स और ध्यान देने योग्य बात है कि आपका स्कोर अगर 42 से कम है तो आप इस एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे और आपके बाकी की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट करने होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कि अगर आपने 24 क्वेश्चन किए और 23 राइट कर दिए, एक रॉन्ग कर दिया, तो आपका नेगेटिव कम हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होता है। 23 क्वेश्चन ही आपके राइट माने जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अभी हम आगे बताएंगे कैसे मैंने तैयारी की है, जिससे कि आप भी स्ट्रेटेजी तैयार कर सको। और नेक्स्ट जो टेस्ट 3 रहा, इसमें 60 पॉइंट समथिंग नंबर थे। टेस्ट 4 में मेरे 61.12 मार्क्स थे और टेस्ट 5 में 55.85 मार्क्स थे। ये एक नया जो बैटरी आया था, इस वजह से स्कोर भी सबके लगभग कम हुआ था। और फाइनल स्कोर रहा था मेरा पूरे साइको टेस्ट को मिलाकर 400 में से जो स्कोर बनता है वो 295.03 बन रहे थे। तो 400 को 30 माना गया और 295 से ये मेरा स्कोर बन गया 22.12 और क्वालिफाइड हो गया था मैं साइको टेस्ट में। तो 22.12 होता है, ये 30 में से कैलकुलेट होता है, और लगभग ये स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा किसी का आएगा तो 23 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 23.50 तक, 23 तक, और मिनिमम लगभग 20-21 के आसपास भी ये स्कोर
रहता है। तो लगभग साइको टेस्ट में ये वेरी करता है 20 से 23 के बीच में, यानी आप साइको टेस्ट में ज़्यादा लीड नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसका जो फाइनल मेरिट में जो वेटेज है वो 30% ही है, और 30% में आपका 2-3 का वेटेज निकालना बहुत ही टफ होता है। फिर भी काफ़ी लड़के होते हैं जो बढ़िया स्कोर करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो 70% CBT2 के होते हैं, 30% साइको टेस्ट के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो 70% CBT2 के थे वो 83 का आप अगर 70% करेंगे तो लगभग ये बनेगा 58.23 के आसपास बन रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 58.23 ही थे। और 30% है, 30% में मेरे 22.12 थे, तो मेरा फाइनल स्कोर था 80.35। और फ्रेंड्स, RRB अजमेर से जो मेन कट ऑफ रही थी वो जनरल की कट ऑफ रही थी। जो सबसे पहले कट ऑफ रही थी DV के टाइम जो कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ना कि 8 गुना की, 3 गुना की, 1.5 गुना की, ये कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ यानी मेन कट ऑफ और वेटिंग कट ऑफ अलग अलग बताई थी अजमेर ने। तो जो मेन कट ऑफ थी जनरल की वो थी 77.85 और मेरा स्कोर था 80 पॉइंट, तो मैं जनरल से सिलेक्ट हो गया था और DV के लिए सिलेक्ट हुआ था। इसके बाद में OBC की कट ऑफ रही थी 75.01, ये जो कि मेन कट ऑफ थी। उसके बाद में DV हुआ था और DV में और मेडिकल में स्क्रीनिंग के बाद में जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो जनरल और OBC की RRB अजमेर से वो थी 76.91 के आसपास रही थी जनरल की। 3 पैनल आए थे और जो OBC की कट ऑफ रही थी वो 73.80 या 70 रही थी, लगभग ऐसे ही रहा था। यानी कि वेटिंग में जो साथ में ही वेटिंग क्लियर हो गई थी और लगभग क्लियर हो गई थी, 1 से 1.5 मार्क्स दोनों में कम हुए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि साइको टेस्ट कहाँ से तैयारी करें आप। और साइको टेस्ट में लगभग बच्चे फंसते हैं, वे कोचिंगों के चक्कर में किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। इससे उनको वैसे लॉस होता है, आर्थिक लॉस भी होता है और टाइम का भी लॉस होता है। उस टाइम आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता है, 10-15 दिन का टाइम मिलता है। उसमें से अगर आप 3-4 दिन 5 दिन अगर आप कोचिंग में टाइम वेस्ट कर देते हो तो फिर थोड़ा स्कोर कम रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इससे अच्छा आप खुद जैसे ही CBT2 हो उसके बाद में साइको टेस्ट की तैयारी के लिए 1-2 बुक है, जो विद्यासागर नाम की ऐसे कुछ बुक है, 1-2 बुक ले आएँ। और जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले लें, लगभग 200-300 टेस्ट आप जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से लें। 200 से 300 टेस्ट आप लेंगे तो आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने साइको टेस्ट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैंने RRB ALP की भर्ती आने के बाद ही कोई कोचिंग नहीं ली थी, केवल सेल्फ स्टडी की थी। और साइको टेस्ट में भी मैंने सेल्फ स्टडी करने का ही निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, और मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए ये स्कोर किया है 22.12 का, जो कि साइको टेस्ट में बहुत अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा यही कोशिश की कि पूरे दिन भर मॉक टेस्ट देना ही मेरा लक्ष्य था, कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया जाए। और मैंने लगभग 200 से 300 मॉक टेस्ट दिए हैं। एक बताना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको वैकेंसी कितनी है ये कभी नहीं देखना चाहिए, आपको केवल ये देखना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से ज़्यादा स्कोर मैं कैसे इंक्रीज करूँ। तो उसके लिए आपको अपने आप तैयारी करनी है, और उसी तैयारी से आप अपने आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे और अपने आप मेरिट क्लियर हो जाती है। और फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, उन सभी में सबसे ज़्यादा रोल होता है मैथ्स और रीजनिंग का। जिसके मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया होती है वो आराम से बढ़िया स्कोर करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स से हो तो आप बढ़िया स्कोर कर लोगे। जो आर्ट्स वाला बंदा होता है वो भी
टॉप स्कोर करता है और मैथ्स वाले भी टॉप स्कोर कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। इसके लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है, आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और अपने जो टेस्ट में जो टाइमिंग है उसको कम करें। जो आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट में कर रहे हो, तो आप इस तरीके से मॉक टेस्ट देकर ही अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। अब